हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में जून दिसंबर का 2008 का पेपर देखे थे। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और जिसमें हमने 20 तक क्वेश्चन देखा था। ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम इस पेपर को पूरा करेंगे। तो ये हमने विपाशा तक देखा था कि विपाशा पत्रिका का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश से होता था। तो यहाँ हम देखेंगे 21 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का कि रचनाओं को काल क्रमानुसार बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कीर्तिलता आएगी विद्यापति की 13वीं शताब्दी में, फिर आदिकाल की रचना भी है, फिर आएगी विनय पत्रिका तुलसीदास की, ये भक्ति काल की है, फिर आएगा वीर सिंह देवचरित केशव का, ये रीति काल की है, और फिर ठाकुर ठसक आएगा ठाकुर का। तो कवियों का अगर डेट भी आपको पता है कौन किस युग के है तो भी सही हो जाएगा। वैसे भी ठाकुर से पहले केशव आएंगे ही, क्योंकि केशव रीति काल के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म भी ठाकुर से बहुत पहले हुआ है, तो इनकी रचनाएं भी ठाकुर की रचनाओं से पहले ही आएंगी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में भी आपसे पूछा है कि निम्न रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। तो ये नहीं होगा हमारा सबसे पहले आएगी पद्मावत। पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी, जायसी की रचना है ये। इसके बाद आएगा पथिक। पथिक है राम नरेश त्रिपाठी का, इसका है रचना काल 1920। फिर है अनामिका निराला का 1923 में, फिर है दिनकर की उर्वशी 1961 में, सबसे अंतिम में है। तो सबसे पहले पद्मावत है 40 में, पथिक है 1920 में, अनामिका 1923 में और उर्वशी है 1961 में। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेट के लिए डेटों पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक। रचनाओं का डेट पे ज़्यादा फोकस करिए थोड़ा। चलिए अब दिया है 23 नंबर में कि कौन सा अनुक्रम सही है। यहाँ पे भी आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा। तो सारे प्रसाद जी के ही नाटक दिए गए हैं, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है, तो सज्जन केवल एक ही विकल्प में पहले रखा गया है, तो बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सज्जन है आपका 1910 में। इसके बाद आता है प्रायश्चित नाटक। प्रायश्चित है 1913 में। फिर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है आपका 1931 में और फिर है ध्रुव स्वामिनी 1933 में, अंतिम है। तो सज्जन 10 में, प्रायश्चित 13 में, चंद्रगुप्त 31 में और ध्रुव स्वामिनी 33 में। ये इनके नाटकों का क्रम हो गया। 24 नंबर में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वर्गों के रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है। रचनाकारों के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के हैं, 1886 में इनका जन्म हुआ था। फिर आएंगे आपके दिनकर, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आएंगे, इनका जन्म हुआ था 1908 में। फिर आएंगे हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म हुआ था 1907 में। फिर आएंगे आपके अज्ञे 1911 में। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन को दिनकर से भी पहले होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है चूँकि। तो अगर सबसे सटीक विकल्प देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन ही है, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त को सबसे पहले रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत पहले हैं 1886 में ही। बाकी तो ये तीनों 1900 के बाद के हैं। तो अपडेट ध्यान रखेंगे, गुप्त जी 86, दिनकर 1908, हरिवंश राय बच्चन 1907 और अज्ञे 1911। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर पे। हाँ, और आपको बताना है कि अज्ञे के अलावा 1911 में और किन किन कवियों का डेट ऑफ बर्थ है। तो कमेंट में आप बताएंगे कि 1911 में और किसका किसका जन्म हुआ था।
और 1907 में भी बताना है कि हरिवंश राय बच्चन के साथ किसका जन्म हुआ था। तो आप लोग आंसर जरूर करिएगा। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में काल क्रमानुसार आचार्यों का क्रम बताना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आचार्यों का क्रम बताना है। ये काव्य शास्त्र से पूछा है। तो सबसे पहले आएंगे भामह। कौन आएगा? भामह आएंगे 6वीं शताब्दी के मध्य में। फिर दंडी आएंगे 7वीं में। फिर आएंगे आनंदवर्धन 9वीं में। और फिर आएंगे मम्मट 11वीं में। ठीक, तो सबसे पहले भामह, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। भामह 6वीं शताब्दी के मध्य, दंडी 7वीं में, आनंदवर्धन 9वीं में और मम्मट 11वीं में। सबसे अंत में मम्मट आएंगे, सबसे पहले भामह आएंगे। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से भी प्रश्न जरूर बनता है। एक काव्यशास्त्री आचार्यों का क्रम जरूर पूछता है। तो भामह, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न में आपको रचना काल के अनुसार सही क्रम बताना है निबंधों का। यहाँ पे निबंध दिया है शिवशंभू के चिट्ठे है, बाल मुकुंद गुप्त का काव्य कला और अन्य निबंध है जयशंकर प्रसाद का, कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और कहाँ है द्वारका निबंध है अज्ञे का। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा शिवशंभू के चिट्ठे 1905 में। ठीक, इसके बाद आएगा काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में। इसके बाद आएगा कुटज 1964 में। इसके बाद सबसे अंतिम में आएंगे आपके कहाँ है द्वारका 1982 में अज्ञे का उपन्यास। तो शिवशंभू के चिट्ठे सबसे पहले है, फिर है काव्य कला और अन्य निबंध, फिर है कुटज, फिर है कहाँ है द्वारका। चलिए 27 नंबर में आते हैं। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है कि रचनाकार के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। यहाँ पे कहानी दी गई हैं और उनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगी 11 वर्ष का समय, शुक्ल जी की कहानी है 1903 में। इनको हम आरंभिक कहानियों में ही पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये आसान है क्योंकि पहले विकल्प में 11 वर्ष का समय दे दिया है और जिसमें 11 वर्ष का समय पहले रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यही आएगी ना, बाकी सब तो बाद की कहानियाँ हैं। शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय सबसे पहले आएगी 1903 में। फिर है ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का 1932 में। फिर है यारों का यार 1967 में कृष्णा सोबती का। फिर है पीली छतरी वाली लड़की 2001 में उदय प्रकाश का। तो 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार और पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानी है 2001 में। अगला दिया है 28 नंबर का कि रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम बताइए। पत्रिका दी गई हैं तो नागरी नीरद है, चांद है, नई कविता है, दिनमान है। तो हमें पता है कि नागरी नीरद भारतेंदु युग की है पत्रिका, ये प्रेमघन की। तो सबसे पहले भारतेंदु युग का प्रेमघन आ जाएंगे। फिर आपकी चांद है महादेवी वर्मा की, तो ये आ जाएगी छयवाद में। फिर उसके बाद आ जाएगा नई कविता है, फिर दिनमान है। तो दिनमान रघुवीर सहाय का है, नई कविता जगदीश गुप्त का है। तो सबसे पहले आएगी नागरी नीरद जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, 1893 में निकलती है, प्रेमचंद की। फिर आएगा चांद 1920 में, महादेवी वर्मा की पत्रिका है। यहाँ पे राम रखा सहकल भी दिया है, इनकी भी हो सकती है, भी संपादन किए होंगे। फिर है नई कविता पत्रिका 1954 में जगदीश गुप्त की। फिर दिनमान है 1965 में रघुवीर सहाय की। तो यहाँ पे हमारा 28 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में आपसे पूछा है उपन्यासकारों का क्रम बताइए। उपन्यासकारों का, तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे देवकी नंदन खत्री, उसके बाद आएंगे राधिका रमण प्रसाद सिंह, उसके बाद आएंगे अमृतलाल नागर, फिर आएंगे मोहन राकेश। तो खत्री सबसे पहले आएंगे, फिर आएंगे राधिका रमण सिंह, फिर अमृतलाल नागर, फिर मोहन राकेश, सबसे अंत में आएंगे मोहन राकेश। तो खत्री का जन्म हुआ था 1861 में, राधिका रमण का जन्म हुआ था 1990 में और अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था 1916 में और मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में।
तो खत्री 61 में है, ध्यान देना है। राधिका रमण सिंह 1990 में है, नागर 1916 में है और 25 में मनमोहन राकेश हैं। तो डेट आपको उपन्यासकारों के क्रम पे भी ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को लिखवाया था उपन्यासकारों का क्रम, तो वहाँ से आप इनका डेट याद कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ज़रूरी है डेट, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आता ही है पेपर में। अब देखिए, फिर कवियों का क्रम पूछा है कि अब कवियों का क्रम बताइए। तो श्रीधर पाठक को दिया है, महादेवी को दिया है, त्रिलोचन को दिया है, श्रीकांत वर्मा को दिया है। तो सबसे पहले आपके श्रीधर पाठक आ जाएंगे। 1860 में इनका जन्म हुआ था। 59 में मिलता है अधिकतर इनका, यहाँ पे 60 दिया है, इनका जन्म 1859 में मिलता है। फिर आएंगे आपकी महादेवी वर्मा 1907 में, फिर आएंगे त्रिलोचन 1917 में, फिर आएंगे श्रीकांत वर्मा 1931 में। तो श्रीधर पाठक 59 में, महादेवी 7 में, त्रिलोचन 17 में और श्रीकांत वर्मा 31 में। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 31 नंबर में दिया है कि उपन्यासकारों का उनके रचनाओं के साथ मिलान करिए। तो पहला दिया है देशद्रोही। देशद्रोही किसका उपन्यास है? यशपाल का। फिर दिया है भूले बिसरे चित्र, ये किसका है? ये है भगवती चरण वर्मा का। फिर दिया है अनाम दास का पोथा, ये किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर दिया है निरूपमा, ये किसका उपन्यास है? ये निराला का उपन्यास है निरूपमा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देशद्रोही यशपाल, भूले बिसरे चित्र भगवती का, अनाम दास का पोथा हजारी का, निरूपमा निराला का। चलिए आगे आते हैं। 32 नंबर में पंक्तियों का मिलान करना है। पंक्तियाँ दी गई हैं और कवियों के साथ उनका मिलान करना है। पहली पंक्ति दी गई है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है आपकी रामानंद की। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। किसकी पंक्ति है? तो रामानंद की है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। फिर दिया है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन अनयन बिनु बानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। फिर दिया है कि प्रेम प्रेम ते होए, प्रेम ते पारही पाइये, ये किसका है? तो ये है आपकी सूरदास की। इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रेम ते होए, प्रेम ते पारही पाइये। फिर मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये किसने लिखा है? तो ये आपके जायसी ने लिखा है, पद्मावत से है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। तो आपको जाति पाति पूछे नहीं कोई पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कबीर की तो नहीं है। नहीं, ये पंक्ति रामानंद की है। किसकी है? रामानंद की। आगे आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर में क्या दिया है? तो 33 नंबर में दिया है कहानियाँ और उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो कहानी दिया है यहाँ पे कृष्णचंद्र को दिया है, लेखक है, इनकी कहानी कौन सी है? तो कृष्णचंद्र की कहानी हो जाएगी आपकी महुए का पेड़। महुए का पेड़ कहानी किसने लिखा है? कृष्णचंद्र ने लिखा है। मार्कंडे ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे कृष्णचंद्र का कहानी पेशावर एक्सप्रेस है, तो ये नहीं होगा। कृष्णचंद्र की कहानी कोई नहीं यहाँ पे दी गई है। ठीक, इनकी कहानी पेशावर एक्सप्रेस है, क्योंकि महुए का पेड़ तो मार्कंडे की कहानी है। तो यहाँ पे मार्कंडे होना चाहिए था ए वाले ऑप्शन में, तो इसको आप लोग मार्कंडे बना लीजिएगा। ठीक, क्या होना चाहिए? मार्कंडे। चलिए, हरिशंकर परसाई की है 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव की है जहाँ लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर की है राजा निर्बंसिया, और वापसी है उषा प्रेमबदा का। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर में कुछ पाश्चात्य ग्रंथ दिए हैं और उनका मिलान करना है। तो दिया है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, किसकी रचना है? तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की रचना है। फिर दिया है सेक्रेड वुड, इलियट की रचना है। लिरिकल वैलेट्स, वर्ड्सवर्थ की रचना है। पोएटिक्स, अरस्तु की रचना है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं 35 नंबर पे।
35 नंबर में आपको पंक्ति दी गई हैं और लेखकों के साथ मिलान करना है। पंक्ति क्या है? पंक्ति है अरुण यह मधुमय देश हमारा। किसकी है? तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। फिर दिया है हम नदी के द्वीप हैं। तो ये पंक्ति बिल्कुल आपकी हो जाएगी अज्ञे की। नदी के द्वीप इनकी कविता है, उपन्यास भी है। फिर है कि दुखों के दागों को तमगोशा पहना। ये किसकी है? तो ये पंक्ति है आपकी मुक्ति बोध की। दुखों के दागों को तमगोशा कौन पहनता है? मुक्ति बोध पहनते हैं। फिर है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये धूमिल की पंक्ति है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही हो गया। चलिए आगे आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर में भी पत्रिका दी गई है, मिलान करना है। तो दिया है नया ज्ञानोदय। क्या दिया है? नया ज्ञानोदय। किसकी पत्रिका है ये? ये पत्रिका है रविंद्र कालिया की। ठीक, नया ज्ञानोदय। फिर दिया है आपका साहित्य अमृत। ये किसकी पत्रिका है? तो साहित्य अमृत पत्रिका है त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी की। किसका है? त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है साहित्य अमृत। फिर है वाक। वाक पत्रिका किसकी है? तो वाक पत्रिका है सुधीर पचौरी का। ठीक, फिर दस्तावेज। दस्तावेज पत्रिका है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ पे दिया भी है नया ज्ञानोदय 2002 में रविंद्र कालिया का, साहित्य अमृत है 1995 में त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी का, वाक है 2007 में सुधीर पचौरी का, दस्तावेज है 1978 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, आउटलुक है आलोक मेहता का। फिर 37 नंबर में पूछा है कि नाटककार को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला दिया है धर्मवीर भारती। इनका कौन सा नाटक है? अंधा युग लिखा है इन्होंने। फिर दिया है जगदीश चंद्र माथुर। इनका कौन सा नाटक है? तो इनका है दशरथ नंदन। फिर है मणि मधुकर। ये किसका है? मणि मधुकर का नाटक क्या है? तो इनका नाटक है रस गंधर्व। फिर है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। इनका नाटक क्या है? इन्होंने लिखा है जन कवि जगनिक। जन कवि जगनिक नाटक किसने लिखा है? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह ने लिखा है। ठीक, चलिए। और अंधेर नगरी तो आपका भारतेंदु ने लिखा है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया। आगे आते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर में दिया है कि निबंध को उसके निबंधकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला निबंध दिया है नए साहित्य नए प्रश्न। किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का। फिर है विचार और वितर्क। ये किसका निबंध है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य। ये अज्ञे का है। फिर है मेरा परिवार। ये किसका निबंध है? तो मेरा परिवार निबंध महादेवी वर्मा का है। ठीक, तो बिल्कुल सभी का हमने सही मिलान किया है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला है 39 नंबर का। और 39 नंबर में दिया है कि पुरुष पात्र दिया है उपन्यासों का और सुमेलित करना है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो पहला पात्र दिया है देवी दीन। तो देवी दीन किस उपन्यास का पात्र है? ये गबन का है, जिसके जालपा है। तो देवी दीन गबन उपन्यास का पात्र है। फिर दिया है कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा किसका पात्र है? नीला चांद का, जो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। फिर दिया है ओमकार नाथ। ओमकार नाथ तो आपके गोदान के पात्र हैं। फिर दिया है कुंदन। कुंदन है किस्सा गुलाम के पात्र। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे 39 का ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 40 पे आते हैं। 40 नंबर में काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित करना है। पहला दिया है शब्दार्थों सहितो काव्यम। किसकी है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति है भामह की। फिर दिया है ननु शब्दार्थो काव्यम।
तो ये है आपके रुद्रट की। फिर दिया है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये है कुंतक की। फिर है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये है विश्वनाथ की। बिल्कुल आसान है ये, तो हमारा डी क्या है, सही है। ए का 3, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर में स्थापना दिया है कि मनोविज्ञान के आधार पे व्यक्तित्व के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। क्या दिया है कि मनोविज्ञान के आधार पे व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण में सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क दिया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो तर्क तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है, ठीक, सबकी समान थोड़े ना होती है। तो बिल्कुल हमारा तर्क गलत है, लेकिन स्थापना सही दिया गया है कि मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तो ये आपका सही दिया है। फिर 42 नंबर का। 42 नंबर में भी स्थापना दी गई है और दिया है स्थापना कि नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है कि क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो यहाँ पे दोनों सही है। क्यों? क्योंकि नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल सही बताया है। और क्यों? क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो ए और आर दोनों सही है हमारा। 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में स्थापना दिया है कि कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायक से भिन्न है। बिल्कुल सही कहा गया है। यहाँ पे शास्त्रीय महाकाव्यों के नायक से कामायनी के नायक अलग हैं। फिर तर्क दिया है क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। तो तर्क तो गलत लग रहा है, ठीक, लेकिन स्थापना बिल्कुल सही दी गई है। चलिए 44 पे आते हैं। 44 नंबर में पूछा है स्थापना कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो बिल्कुल ये तो सही ही है, शुक्ल जी ने कहा ही है कि जो बैर है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तर्क दिया है क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। तो तर्क तो बिल्कुल गलत लग रहा है, बैर से दोस्ती थोड़ा ना बढ़ती है, ठीक। तो ये हमारा सही है कि ए स्थापना गलत है, तर्क सही दिया गया है। चलिए 45 नंबर में स्थापना दिया है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो यहाँ पे तो मुझे स्थापना और तर्क दोनों सही लग रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है। तो आंसर दिया है आपका कि ए और आर दोनों सही है। बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। क्योंकि कोई भी वस्तु अनुभूति के माध्यम से ही मूर्त रूप धारण करती है, अतः काव्यानुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। इसीलिए हमारा कथन ए और आर दोनों सही है। तो 45 तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए और 46 से 50 तक गद्यांश दिया गया है, जिनको पढ़ के उत्तर देना होता है, ठीक। तो ये तो इसको क्या देखेंगे, इसको पढ़ के तो हो ही जाता है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ के समझ के इसका आंसर दे दिया जाता है। चलिए तो 45 तक हमने देखा, यह हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। दिसंबर 2008 का पेपर हमारे यूजीसी नेट का कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला पेपर 2009 का जून का। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी के यहाँ शेयर करें और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।